अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम रिकर्सिव एल्गोरिदम्स की टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब रिकर्सिव एल्गोरिदम्स की टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए हम रिकर्सिव एल्गोरिदम्स की जो एग्जीक्यूशन टाइम है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रिकरेंस रिलेशन से। देन उन रिकरेंस रिलेशंस को हम एनालाइज करके अपने रिकर्सिव एल्गोरिदम्स की टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन बताता हूँ कि हम सबसे पहले जो रिकर्सिव एल्गोरिदम्स का जो एग्जीक्यूशन टाइम होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे रिकरेंस रिलेशन से। देन उन रिकरेंस रिलेशन को एनालाइज करके हम इनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो रिकरेंस रिलेशन है ये हमारे रिकर्सिव एल्गोरिदम का जो फंक्शन होगा ना, कोई भी जो हम एल्गोरिदम लिखते हैं बेसिकली हम उसको इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन लिखते हैं। तो हम रिकरेंस रिलेशन जो है ये एक्सप्रेस करता है उस फंक्शन का जो टोटल वर्क डन होता है ना उसको ये रिप्रेजेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ टाइम। अब ये जो टोटल वर्क डन करेगा उसके अंदर दो चीजें होंगी हमारे पास। एक तो जो टाइम उसने स्पेंड किया प्रॉब्लम के ऊपर, यानी सपोज कर लें अगर हम सॉर्टिंग कर रहे हैं सॉर्टिंग के लिए सपोज हो सकता है सपोज कर लें कोई लूप लगा होगा, कोई अरिथमेटिक ऑपरेशंस होंगे, लाइक वैल्यूज जो है वो आपस में स्वैप हो रही हैं या फिर उनका कंपैरिजन हो रहा है। तो जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स जो प्रॉब्लम से रिलेटेड है वो प्रॉब्लम से रिलेटेड जो हमारे पास टाइम स्पेंड होगा एक तो वो हो जाएगा। दूसरा टाइम वो होगा हमारे पास जो हमने रिकर्सिव कॉल्स के ऊपर हमने लगाया। सपोज कर लें अगर हम एन टाइम्स जो है ना वो रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं तो हर एक कॉल के लिए हमारे पास 1 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है। अगर हम एन कॉल्स कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास बिग ओ ऑफ एन का टाइम लग रहा है। तो जो रिकर्सिव कॉल्स है उनके लिए अलहदा से जो टाइम है वो कैलकुलेट होगा। हो सकता है हमारा जो एल्गोरिदम है वो पहले प्रॉब्लम को सिर्फ डिवाइड करेगा, देन डिवाइड करने के बाद उसको मर्ज भी करे। कुछ एल्गोरिदम्स ऐसे होंगे जो सिर्फ प्रॉब्लम को जो है वो डिवाइड करेंगे, उनको मर्ज नहीं करेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम के अंदर जो है ना रिकर्सिव कॉल्स का जो टाइम स्पेंड है वो डिफरेंट होगा। तो ये हम दो तरह का जो टाइम होगा ये उसके अंदर हम देखेंगे और फिर उसके बाद हम अपना एनालिसिस जो है या फिर जो रिकर्सिव रिलेशन है हम वो लिखेंगे। अब किसी भी रिकर्सिव एल्गोरिदम की टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो है ना वो तीन स्टेप्स होंगे। हमने बेस केस आइडेंटिफाई करना है, देन हमने उसका रिकरेंस रिलेशन लिखना है, देन उस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूट मेथड, रिकर्सिव ट्री या फिर मास्टर्स थ्योरम। अब जो हमने रिकरेंस रिलेशन जो है ना लिखना है या फिर जो बेस केस हमने आइडेंटिफाई करना है, ये बेस केस कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे ये आगे कोई भी एग्जांपल जब आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। अब ये जो रिकरेंस रिलेशन हमने लिखना है, रिकरेंस रिलेशन हमने हमेशा इस फॉर्म के अंदर लिखना है जिसके अंदर हमारे पास a डॉट टी इंटू एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन। यहाँ पे a हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम है। जब भी कोई भी रिकर्सिव कॉल होगी, रिकर्सिव कॉल होने के बाद हमारी वो जो प्रॉब्लम n साइज की थी आगे वो कितनी सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड हुई है, दो के अंदर हुई है, तीन के अंदर हुई है, दो में, तीन में, जितनी में भी डिवाइड होगी तो वो हमारा यहाँ पे जो है ना ए आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास जो है ना आ जाएगा बी। बी से हम डिटरमिन करेंगे कि जो सब प्रॉब्लम्स के अंदर हमने अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड किया ना, तो सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड होने के बाद जो हमारी प्रॉब्लम का साइज है वो कितना आ रहा है। अब ये जो ए की वैल्यू है ना ये 1 के इक्वल हो सकती है। 1 या 1 के इक्वल होगी या इससे ज्यादा होगी, इससे छोटी नहीं होगी कभी भी, 1 से छोटी नहीं होगी कभी भी। जो बी की वैल्यू है ना ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी। तो ये कभी भी जो है ना ये बी की वैल्यू जो है ना ये 1 नहीं होगी, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि जब भी हम अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड करेंगे तो अगर हमारी प्रॉब्लम डिवाइड होने के बाद पेरेंट प्रॉब्लम के साइज के इक्वल ही है फिर उसको डिवाइड करने का फायदा क्या। तो जो हमारा यहाँ पे बी है ये हमेशा जो है ना 1 से तो ग्रेटर होगा ताकि जो प्रॉब्लम हमारे पास डिवाइड होके आ रही है उसका साइज जो उसकी पेरेंट प्रॉब्लम है उससे छोटा हो। फिर उसके बाद ये जो एफ ऑफ एन है उस प्रॉब्लम को डिवाइड या मर्ज करने के लिए हमारे पास जितना भी टाइम लगा ये वो हम एफ ऑफ एन से डिनोट करेंगे। अब ये सारे रिलेशन को समझने के लिए आप सपोज कर लो हम मर्ज सॉर्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर लें हमारे पास एक अरे है जिसके अंदर हमारे पास जो है ना वो चार वैल्यूज हैं। अब इन चार वैल्यूज को अगर हमने सॉर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम दो दो के पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे अरे को, दो दो के पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको सिंगल सिंगल के पार्ट के अंदर जो है वो डिवाइड कर देंगे अरे को। नेक्स्ट आगे। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास जो प्रॉब्लम थी पहले उसका साइज क्या था, 4। जब इसको हमने प्रॉब्लम को डिवाइड किया तो कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हमने, a इज इक्वल टू 2, हमने इसको टू सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड किया और दोनों सब प्रॉब्लम्स इक्वल है। तो हमारा जो हर एक प्रॉब्लम सब सब प्रॉब्लम का जो साइज है वो क्या है,
मेन जो पेरेंट प्रॉब्लम थी उसका हाफ है, यानी यहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। हमने अपनी मेन प्रॉब्लम जो थी उसको 2 से डिवाइड करके 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। अब सेम केस हमने जब इस सब प्रॉब्लम को आगे डिवाइड किया तो इसको हमने डिवाइड किया आगे 2 पार्ट्स के अंदर, तो हमारा ए अगेन क्या आया, 2 आया। और ये जो हमारी ये वाली प्रॉब्लम थी इससे आगे जो सब प्रॉब्लम बनी है उन सब प्रॉब्लम का इससे हाफ साइज है, यानी बी इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो यूं हम जो है ना वो ए और बी की वैल्यू जो है ना वो हम अपने एल्गोरिदम को एनालिसिस करते हुए हम कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो एफ ऑफ एन है, एफ ऑफ एन हम एल्गोरिदम जब हम देखेंगे ना कोई भी एल्गोरिदम, उसमें हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिनकी वजह से हमारी जो है ना ये स्प्लिट वाला जो पार्ट है ना वो हो रहा है। देन उस स्प्लिट वाले पार्ट की हम टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो कैलकुलेट करेंगे, और टाइम कम्प्लेक्सिटी उसकी कैलकुलेट करने से हमें पता चल जाएगा कि इस अरे को डिवाइड करने के लिए हमारे पास कितना टाइम लगे। तो जितना इस अरे को डिवाइड करने में टाइम लगेगा वो हम जो है ना वो एफ ऑफ एन के अंदर उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब आगे इसकी एक एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे सपोज कर लें हमारे पास है बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये यहाँ से आपको समझ आएगी इस एग्जांपल से। सपोज कर लें ये हमारे पास सॉर्टेड वैल्यूज हैं 1 से लेकर 8 तक, और इसके अंदर हम जो है ना वो फाइंड करना चाह रहे हैं 1 को, हम जो है ना वो फाइंड करना चाह रहे हैं, इसको सर्च करना चाह रहे हैं। अब अगर हम 1 को सर्च करना चाह रहे हैं, लेकिन बाइनरी सर्च के अंदर होता क्या है कि हम हमेशा जो है ना वो जो सब मिडल वाला इंडेक्स होगा उसके साथ सिर्फ कंपैरिजन करते हैं। अब हम 4 के साथ कंपैरिजन करेंगे, वैल्यू 4 से मैच नहीं होगी, तो हम अरे को जो है ना वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे। अब अरे को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि जो हम वैल्यू ढूंढना चाह रहे हैं वो 4 से मैच नहीं हुई, और 4 से मैच नहीं हुई और 4 से वो वैल्यू छोटी है, तो इट मीन्स कि वो वैल्यू जो है वो हमें इस साइड पे मिलेगी, ना कि अरे के इस साइड पे मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, उसको अरे को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, और डिवाइड करके उसमें से हमने सिर्फ अब आगे जो प्रॉब्लम को देखना है वो हमने सिर्फ इस पार्ट के अंदर देखना है। अब हमारे पास जो सब प्रॉब्लम बच गई है उसका साइज क्या है, वो हमारे पास सिर्फ 1 ही है। बेशक हमारे पास अरे कितने पार्ट में डिवाइड हुई, 2 में। एक ये उसका राइट साइड वाला पार्ट है, और एक इसका ये जो लेफ्ट साइड वाला ये पार्ट है। अब हमें पता है कि वैल्यू हमें किस साइड पे मिलनी है, वो सिर्फ लेफ्ट साइड पे ही मिलनी है। तो हमारे यहाँ पे ए क्या होगा, जो हमारे पास रिमेनिंग सब प्रॉब्लम है, अब वो उसका साइज क्या है, 1। और उस रिमेनिंग प्रॉब्लम के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अब हमारे पास कितने आ रहे हैं, टोटल एलिमेंट्स से हमारे पास 8, और प्रॉब्लम को हमने जो है वो हाफ में डिवाइड किया, हाफ में डिवाइड करने पे हमारे पास उसको हमने 2 से डिवाइड किया, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यूं हमें जो है ना वो ए और बी की वैल्यूज जो है वो मिल जाएंगी। मर्ज सॉर्ट में क्या हो रहा था कि हम वो जो लेफ्ट और राइट है दोनों साइड्स के ऊपर जो है ना वो प्रॉब्लम के अंदर काम करते थे, तो इसलिए हमारे पास ए की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। और बाइनरी सर्च के अंदर हमारे पास जो है ना वो सिर्फ क्योंकि हम एक पार्ट को ले रहे हैं जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास अरे आ रही है उसको, तो ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 1। अब अगेन हम मिडिल पार्ट जो है ना वो कैलकुलेट करेंगे, तो मिडिल पार्ट हमारे पास जो है ना वो आ जाएगा 0 से लेकर 3, 0 स्टार्ट है और 3 हमारा एंड है। इनका अगर हम मिडल लें तो वो हमारे पास आएगा 1। 1 इंडेक्स के ऊपर हम कंपैरिजन करेंगे तो वो मैच नहीं होगा। अगेन इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स के अंदर, और ये वाला पार्ट नीचे ले आएंगे, सिर्फ एक पार्ट जो है ना वो नीचे लेके आएंगे, इसको भी हम इग्नोर करवा देंगे। अब इस पार्ट के अंदर हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें अपनी वैल्यू वो मिल जाएगी। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे हर दफा हमारी प्रॉब्लम जो है ना वो एक सब प्रॉब्लम ही हमें जनरेट करके दे रही है, तो इट मीन्स कि ए की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, 1 आ रही है। और जो जिस प्रॉब्लम को हम आगे सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर रहे हैं उसका वो साइज हमारे पास, साइज फाइंड करने के लिए हम उसकी पेरेंट साइज को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो बी की वैल्यू हमेशा हमारे पास 2 आ रही है। तो हमें रिकरेंस रिलेशन के लिए ए और बी की वैल्यू मिल गई। अब उसके बाद हमने देखना है एफ ऑफ एन। एफ ऑफ एन हमारे पास क्या आएगा, अब इसको डिवाइड करने के लिए हमें जो हम मिडल फाइंड कर रहे हैं वो हम इस स्टेटमेंट से फाइंड कर रहे हैं, मिडल इज इक्वल टू एस प्लस ई डिवाइडेड बाई 2। तो मिडल फाइंड करने के लिए हमारे पास कितना टाइम लग रहा है, ये स्टेटमेंट हमारी कितने में एग्जीक्यूट हो रही है, ऑर्डर ऑफ 1 के अंदर एग्जीक्यूट हो रही है, कोई लूप इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहा इस अरे को डिवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एन क्या आ जाएगा, पिक ऑफ 1 आ जाएगा। तो इसका जो रिकरेंस रिलेशन है हमारे पास वो निकल के आ जाएगा 1 डॉट टी ऑफ एन डिवाइडेड बाई 2 प्लस बिग ओ ऑफ 1। यहाँ फिर इसको आप सिंपली यूं भी लिख सकते हो, टी ऑफ एन डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। 1 साथ में मल्टीप्लाई करवाएं ना करवाएं इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसका रिकरेंस रिलेशन जो है ना वो निकल के आ जाएगा।
अब इस रिकरेंस रिलेशन को आगे हम जो है ना वो सॉल्व करेंगे वो तीनों मेथड के जरिए के इसको सॉल्व करने के लिए हम जो है ना उन तीनों मेथड को कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल टेक्निक है ये, इसके अंदर हम एल्गोरिदम को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करके उसकी बेस के ऊपर जो है ना एक गेस लगाते हैं कि हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी ये निकलेगी। देन उस गेस को हम जो है ना मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए प्रूव करेंगे। आपने यूट्यूब के ऊपर काफी सारी वीडियोस देखी होंगी जिनके अंदर वो आइटरेटिव मेथड को जो है ना वो सब्स्टिट्यूशन मेथड बता के वो प्रॉब्लम को सॉल्व करवा देते हैं। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हमेशा आप मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए ही प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करते हो। और थर्ड स्टेप के अंदर अगर हमारा कोई चेंजेस अगर हमें चाहिए उसके अंदर तो हम वो कर लेंगे। अब इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं बाइनरी सर्च की। अब बाइनरी सर्च की हमारे पास जो रिकरेंस रिलेशन निकल के आया था वो ये था, 1.t of n divided by 2 plus big O of 1। अब इसके अंदर हम गैस लगाएंगे कि हमारी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो log ऑफ n है। अब ये गैस कैसे लगाया, क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम है वो हर दफा जो है वो हाफ में डिवाइड होगी। हाफ में से भी हम कितना पार्ट लेंगे, सिर्फ ये वाला। देन ये जो हमारा हाफ वाला पार्ट होगा इसको अगेन हाफ में डिवाइड करेंगे। यूं हम जो है ना वो हर दफा प्रॉब्लम को हाफ टू से जो है ना वो डिवाइड करते जाएंगे। अब अगर आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी वाला वो जो रूल्स मैंने आपको बताए थे वो याद हो कि हमारा कोई भी लूप चल रहा है, सपोज कर लें एन से लेकर वो कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। सपोज कर लें इसमें भी क्या होगा, हमारी प्रॉब्लम पहले उसका साइज क्या होगा, एन, और वो एंड पे हमारे पास कितनी वैल्यूज बच जाएंगी, सिर्फ एक वैल्यू बच जाएगी। तो एन से हम कहाँ तक जा रहे हैं, 1 तक। लेकिन प्रॉब्लम हर दफा जो है ना वो डिवाइड हो रही है 2 से। और यानी इस एल्गोरिदम अगर वर्स्ट केस में ये कितना चल सकता है, एन टाइम्स चल सकता है। लेकिन हमारा वो जो प्रॉब्लम को जिससे हम छोटा कर रहे हैं, या जो हमारा जो अपडेशन वाला पार्ट है वो क्या कर रहा है, प्रॉब्लम को हर दफा 2 से डिवाइड कर रहा है। तो अगर हमारी प्रॉब्लम को हर दफा 2 से हम डिवाइड कर रहे होंगे ना, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम लॉग ले लेते हैं एन का, लॉग ऑफ एन। और जिस चीज से हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो हमारी क्या बन जाती है, बेस बन जाती है। इंक्रीमेंटल लूप्स के अंदर क्या होता है कि जो प्रॉब्लम जो है ना, जो हमारा वैल्यू प्लस या माइनस हो रही होती है ना लूप में से, उस वैल्यू से हम जो है ना वो अपनी टाइम कम्प्लेक्सिटी को जो है ना वो डिवाइड करवा देते हैं। लेकिन जो हमारे पास डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन वाला केस होगा, उस केस में हम क्या करते हैं, हम एन का लॉग लेंगे, लॉग लेने के बाद जिस वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं उसको हम क्या कर देंगे, उसकी बेस बना देंगे। तो इस बेस के इस चीज के ऊपर जो है ना मैंने इसका गेस लिया कि ये log ऑफ n टाइम्स के अंदर जो है ना ये एग्जीक्यूट होगा। अब log ऑफ n टाइम्स के अंदर अगर ये एग्जीक्यूट होगा, अब इसको मैंने प्रूव करना है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। अब अगर ये वाली जो मेरा जो मैथमेटिकल इंडक्शन है, जो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास जो है ना कोई कोई चीज जो है ना वो n के लिए ट्रू है ना, तो वो हमारे पास n प्लस 1 के लिए भी क्या होगी, ट्रू होगी। ये चीज बेसिकली इसमें हमने प्रूव करनी होती है। अब इसके अंदर मैं अज्यूम करूंगा कि हमारे पास कोई एक वैल्यू है के हमारे पास क्या होगा, के हमारा जो है ना वो एक्चुअल जो एन होगा हमारा, उससे ये छोटी वैल्यू है कोई। अगर हमारा जो ये हमने अजम्पशन जो की है, ये अगर के लिए होल्ड करेगी तो इट मीन्स कि ये एन के लिए भी होल्ड करेगी। मैथमेटिकल इंडक्शन में हम यही करते हैं कि अगर छोटी वैल्यू के लिए हमारा वो गेस ठीक है, तो वो बड़ी वैल्यू के लिए भी हमारा ठीक होगा। अब सपोज कर लें कि के की वैल्यू जो है ना वो, क्योंकि एन से हमने छोटी लेनी है, सपोज कर लें मैंने वो ले लिया एन डिवाइडेड बाई 2। अब इसके अंदर n डिवाइडेड बाई 2 अगर हम पुट कर दें, t ऑफ n डिवाइडेड बाई 2 इज लेस देन और इक्वल टू c डॉट log ऑफ n डिवाइडेड बाई 2, और बेस भी क्या है, 2 है। अब ये वाली जो t ऑफ n डिवाइडेड बाई 2 है ना, इसको अगर मैं यहाँ पे जो है ना वो पुट कर दूं इस इक्वेशन के अंदर, ये जो मेन इक्वेशन है हमारी, मेन इक्वेशन के अंदर अगर इसकी ये जो वैल्यू है मैं ये पुट कर दूं, तो देन उसके बाद हम इसको आगे जो डेरिवेशन इसकी होगी या जो जैसे भी ये सॉल्व होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने से हमें जो रिकरेंस रिलेशन है हमें वो मिल जाएगा। अब t ऑफ n इज लेस देन और इक्वल टू, अब इसको मैं लेस देन और इक्वल टू क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे साथ में ना कोई एक हम c कांस्टेंट जो है ना वो भी मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ताकि अगर हमारा क्योंकि हमने वो वैल्यू जो फाइंड करनी है, हमने वो बिग और नोटेशन के अंदर फाइंड करनी है, तो c को साथ में लगाना जरूरी होगा, ताकि वो जो वैल्यू हमारे पास एक्चुअल निकल के आएगी वो रियल टाइम कम्प्लेक्सिटी के बिल्कुल बराबर या उससे थोड़ी सी बड़ी निकले हमारे पास। तो इसलिए हमने साथ में जो है ना एक c कांस्टेंट भी लिया है। अब इसके अंदर जैसे ही हम वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगा बिग ओ ऑफ c डॉट लॉग ऑफ 2
log बेस टू n डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे हमने जो है ना वो t ऑफ n डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू पुट कर दी है। पुट करने के बाद अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पी को ऑफ 1 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और 2 हमारे पास जो है ना वो टाइम कम्प्लेक्सिटीज प्लस हो रही हैं, दोनों में से ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या करवा देंगे, इसको हम इग्नोर करवा देंगे, क्योंकि कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी इग्नोर हो जाएगी हमेशा ही। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो यहाँ पे सी आर है, ये भी क्या है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, इग्नोर करवा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये रिलेशन बच जाएगा। अब इस रिलेशन के अंदर जो हमारे पास 2 डिवाइड हो रहा है, हमारा 2 डिवाइड जो हो रहा है हमारा, वो लॉग के अंदर हमें पता है कि अगर दो वैल्यूज जो है ना उनका लॉग हो और वो डिवाइड हो रही हो, तो उनको हम माइनस में भी लिख सकते हैं, log ऑफ n माइनस log ऑफ 2 बेस 2। अब log ऑफ 2 बेस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। और वंस अगेन अगर हमारे पास जो है ना वो कोई भी दो वैल्यूज जो है उनका हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं और उनके अंदर हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ गया कोई, वो कांस्टेंट हम क्या करवा देंगे, उसको भी इग्नोर करवा देंगे, और हमारे पास जो रिलेशन निकल के आ जाएगा वो ये रिलेशन निकल के आ जाएगा। तो अब हमने जो k की वैल्यू जो है ना वो जो हमने रखी थी n डिवाइडेड बाई 2, उससे हमारा ये जो रिलेशन है ये प्रूव हो रहा है हमारा, कि टी ऑफ एन के लिए हम जो है ना वो log ऑफ एन एन वाला जो रिलेशन है हमारा ये बिल्कुल ठीक है। तो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो log ऑफ n ही निकल के आएगी। अगर सपोज कर लें यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो साथ में कोई प्लस n या फिर कोई माइनस n आ जाता, कोई दूसरा वेरिएबल प्लस या माइनस हो रहा होता, तो इट मीन्स कि वो जो हमने अजम्पशन की थी, अजम्पशन जो हमने की थी वो नहीं निकल के आई हमारी, हमारे पास कोई डिफरेंट वैल्यू निकल के आ गई। अब यही सपोज कर लो ना कि अगर हमारे पास यहाँ पे बिग ओ ऑफ 1 की बजाय क्या होता है, यहाँ पे बिग ओ ऑफ n होता, तो अब हम इसको इग्नोर नहीं करवा सकते थे। अगर इसको इग्नोर नहीं करवा सकते तो ये भी साथ साथ चलना था, इसने भी प्लस बिग ओ ऑफ n। तो ये साथ साथ जब n ने हमारे साथ यहाँ पे चलना था, तो वो जो हमारे पास एंड पे ये जो रिजल्ट निकल के आना था वो इसके इक्वल नहीं आना था, और अगर इसके इक्वल ना आता तो इट मीन्स कि हमने जो गैस लगाया वो गलत लगाया, वो गैस हमारा नहीं ठीक, फिर हमें अब उसके अंदर रिफाइन करके कोई नया गैस लेना पड़ना था। तो यूं हम जो है ना वो इसके जरिए सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए इसको सॉल्व करते हैं। इंटरनेट के ऊपर काफी आपको वो मेथड्स मिलेंगे जिनके अंदर वो एक एक वैल्यू पुट कर करके फिर वो करते हैं, वो अल्टरनेटिव मेथड है, जैसे हम अपने अल्टरनेटिव अल्गोरिथम्स का करते हैं ना कैलकुलेट, तो वो उसका मेथड है, ना कि वो अ, ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड है। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास रिकर्सिव ट्री। अब रिकर्सिव ट्री के अंदर हमारे पास बाइनरी सर्च की अगर हम एग्जांपल लें, सपोज कर लें हमारे पास पहले साइज था 8, हमें उस 8 साइज के अंदर जो है ना जो मिडल के ऊपर वैल्यू, वहां पे हमें वो वैल्यू मैच नहीं हुई, तो हम अरे को स्प्लिट करके उसका सिर्फ एक पार्ट ले लेंगे जिस तरफ हमें वैल्यू मिलने की उम्मीद है। फिर अगेन उस तरफ भी अगर वहां पे भी हमें जो है ना वो मिडल इंडेक्स पे नहीं मिलेगी, अगेन उसको स्प्लिट करेंगे और फिर अगेन चेक करेंगे, लास्ट पे एक वैल्यू बच जाएगी। वर्स्ट केस के अंदर यही है कि यहाँ तो वो वैल्यू होगी नहीं, और बेस्ट केस में ये है कि वही वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हमें जो टोटल स्टेप्स हमें अगर लगे हैं वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम ट्री की हाइट फाइंड करके हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ एक इस साइड पे जो हमें स्टेप्स लगे हैं, अगर इसकी कोई दूसरी साइड होती तो ऑफकोर्स उस साइड पे जाने के भी अलग से उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो टोटल हमने ट्रेवर्स किया, वो कितने हमने स्टेप किए, वो हमने 4 स्टेप्स ही हमने किए हैं। पहले यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे। टोटल हमने कितने कंपैरिजन किए, 4 कंपैरिजन्स किए, और हमारे पास n की वैल्यू क्या थी, वो थी 8। तो ट्री की हाइट से हमें जो है ना वो हमें पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पे इसके अंदर टोटल कितने स्टेप्स किए हैं। अब यहाँ पे हमने जो टोटल स्टेप्स किए हैं वो है हमारे पास 4, और उसको हम फाइंड कर सकते हैं ट्री की हाइट फाइंड करके, और ट्री की हाइट फाइंड करने का फार्मूला होता है log ऑफ n बेस 2 प्लस 1। ये उसकी हाइट फाइंड करने का ना ये फार्मूला है। और अगर हम ट्री की हाइट से के जितने हम स्टेप कर रहे हैं, तो यही हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी निकल के आ जाएगी, log ऑफ n प्लस 1 बेस 2। और यहाँ पे क्योंकि प्रॉब्लम को डिवाइड करने के लिए हर दफा बिग ऑफ 1 का टाइम लग रहा है, तो साथ में कोई एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं लग रहा। तो अगर हम इसी प्रॉब्लम को जो है ना वो मर्ज सॉर्ट के लिहाज से देखें, अगर ये प्रॉब्लम मर्ज सॉर्ट होती तो देन क्या होना था, तो देन हमारे पास जो साइज सपोज कर लें 8 से हमने सबसे पहले जो है ना वो 4 साइज की दो अरे बना लेनी थी। फिर उस 4 साइज को आगे हमने 2 के अंदर जो है ना वो स्प्लिट कर लेना था। फिर उसके बाद इन दो वैल्यूज को भी आगे जो है वो सिंगल के अंदर हम स्प्लिट करेंगे। अब जब हम इस अरे को जो जब हमने स्प्लिट किया,
तो स्प्लिट करने में अगर हम देखें तो हमने इसको जो स्प्लिट किया वो हमने इन द फॉर्म ऑफ हमने इसको ट्री स्प्लिट किया है। और अगर इसकी हमने डेप्थ तक जाना हो, हमने यहाँ से 8 से लेकर यहाँ तक इस 1 तक आना हो, तो उसके लिए हमारे पास कितने स्टेप लगेंगे? हमारे पास जितनी ट्री की हाइट है। अब ट्री की हाइट हम कैसे फाइंड करेंगे? वो हम log ऑफ n बेस 2 प्लस 1 इससे जो है वो हम फाइंड कर लेंगे। अब मर्ज सॉर्ट में हम अगेन क्या करते हैं कि जब हम इस लेवल पे आ जाते हैं यहाँ तक, यहाँ पे आने के बाद हम फिर क्या करते हैं, फिर इसको हम मर्ज करना शुरू करते हैं। अब इसको जब हम मर्ज करेंगे तो सबसे पहले इन दो को मर्ज करेंगे, देन इन दो को मर्ज करेंगे, देन इन दो को मर्ज करेंगे। फिर इनको जो है ना हम आपस में मर्ज करेंगे, ये दोनों हमारे आपस में मर्ज होंगे, ये दोनों भी हमारे आपस में मर्ज होंगे। फिर उसके बाद जो है ना ये फाइनली एंड पे ये सारे मर्ज होके हमारे पास अगेन 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब ये जो मर्ज करने का प्रोसेस है ना, जो मर्ज करने के प्रोसेस के अंदर हमारे पास टोटल कितनी सिंगल वैल्यूज थी? 8। तो हर एक वैल्यू को पिक करके उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर रखने के लिए हमें जो है ना कितना टाइम लगेगा? हमें n टाइम लगेगा। सपोज कर लेना हमारे पास 10 लोग खड़े हुए हैं, उन 10 लोगों को एक गेट से अगर हमें गुजारना हो तो हमारे पास कितना टाइम लगेगा? अगर एक एक इंसान को जो है ना वो गेट से गुजारने के लिए एक यूनिट ऑफ टाइम लगता है, तो हमें कितना टोटल टाइम लगेगा? हमें 10 का टाइम लगेगा। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उन हर एक एलिमेंट को हमने बारी बारी पिक करने के बाद उसको उसकी लोकेशन के ऊपर हमने जब स्टोर करना है, तो हमें जितने वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतना टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे अरे को डिवाइड करने के लिए कितना टाइम लग गया? हमारे पास log ऑफ n का। देन उसको जो है वो सॉर्ट करके लिखने में हमारे पास कितना टाइम लग गया? n का। तो जो टोटल टाइम यहाँ पे हमारे पास होगा, इसको हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, और इनको मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास क्या आ जाएगा? n डॉट log ऑफ n बेस 2 प्लस 1। और इसमें प्लस 1 क्या है? कांस्टेंट है, तो उसको इग्नोर करवा के इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी? n log n आ जाएगी। तो रिकर्सिव ट्री के जरिए हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हम प्रॉब्लम को डिवाइड करने के अंदर स्टेप्स कितने लगे, और उस प्रॉब्लम को डिवाइड करते हुए जितने हमारे स्टेप लगेंगे एक तो टाइम कम्प्लेक्सिटी के अंदर, हम वो चीज जो है वो देखेंगे। और अगर हमारी जो प्रॉब्लम है वो बजाय सिंगल के अंदर मल्टीपल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रही है, तो प्रॉब्लम को की बेस तक पहुंचने के लिए हमारे पास जो है ना वो डिवाइड करने के लिए जितना टाइम लगा वो, देन उसको मर्ज करने में, अगर अगेन प्रॉब्लम मर्ज हो रही है तो उसको मर्ज करने में जो टाइम लग रहा है वो भी हम देख लेंगे साथ में। और मर्ज करने के लिए जो टाइम होगा वो भी हमारा जो है वो साथ में मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। तो इस केस में हमारे पास जो है वो n log n का टाइम लग जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट मेथड है हमारे पास मास्टर्स थ्योरम। अब मास्टर्स थ्योरम क्या है? ये बेसिकली आप जो है ना एक कुक बुक है हमारे पास, पकी पकाई खीर है, कि हम इसके कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो रहे होंगे तो हम एक जो है ना इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकेंगे। अब इसके अंदर हम जो केसेस देखते हैं उसके अंदर वो हमारे पास ये 3 केसेस हैं। सबसे पहला केस तो ये है कि हमारी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो होगी n रेज पावर log ऑफ b, log ऑफ बेस b, और a का हम log लेंगे। ये हम तब हम करेंगे अगर हमारा जो रिकरेंस रिलेशन है वो इस केस को जो है वो सेटिस्फाई करे। f ऑफ n जो हमारा वो रिकर्सिव कॉल्स के ऊपर या फिर स्प्लिट या मर्ज के ऊपर जो टाइम लग रहा है, अगर वो हमारा इक्वल है इस चीज के, तो देन हम क्या करेंगे? हम टाइम कम्प्लेक्सिटी को इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है ना उसको हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, अगर हमारी जो कंडीशन है ये वाली फुलफिल हो रही हो कि हमारा जो एफ ऑफ एन है, जो हमारा स्प्लिट या मर्ज करने के लिए टाइम लग रहा है, वो थीटा ऑफ एन रेज पावर log ऑफ ए बेस बी डॉट log रेज पावर के एन। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो के हमारा क्या होगा? वो जीरो होगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर के हमारा जीरो होगा तो log रेज पावर जीरो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमें फिर जो कंडीशन हमने चेक करनी है वो हमने ये कंडीशन चेक करनी है। इस कंडीशन को हम नहीं चेक किया करेंगे, हम मोस्ट ऑफ द टाइम इस कंडीशन को ही चेक करेंगे कि थीटा इंटू एन पावर log ऑफ ए बी। और अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी तो देन हम टाइम कम्प्लेक्सिटी इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, थीटा ऑफ एन पावर log ऑफ ए बी डॉट log एन। अब अगर ये दोनों केसेस फुलफिल नहीं होंगे तो देन हम थर्ड केस पे जाएंगे। थर्ड केस पे हम जाके हम क्या करेंगे कि हम ये वाली कंडीशन चेक करेंगे, अगर एफ ऑफ एन जो है ना वो एग्जैक्टली बराबर है log ऑफ
अगर एफ ऑफ एन जो है ना वो बराबर है किसके, एन रेज पावर लॉग ऑफ ए बेस बी प्लस एप्सिलॉन। यहाँ पे ऊपर क्या है हमारे पास, ये माइनस एप्सिलॉन है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये प्लस एप्सिलॉन है। अगर एक ये कंडीशन हमारी जो है ना ये हो जाए, और साथ में एक दूसरी कंडीशन है ए डॉट एफ ऑफ एन डिवाइडेड बाई बी, ये वाला जो पार्ट है ना हमारा, ये वाला पार्ट जो है ना ये लेस देन और इक्वल टू सी डॉट एफ ऑफ एन आए, और इसके अंदर जब इसको हम सॉल्व करें, सॉल्व करके हमारे पास जो सी की वैल्यू है वो 0 से बड़ी और 1 से लेस आए हमारे पास। अगर ये दोनों कंडीशंस हमारे पास जो है ना वो ट्रू होंगी, तो देन हम जो है ना अपनी टाइम कम्प्लेक्सिटी को इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि टी ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ एफ ऑफ एन। अब ये जो तीन केसेस हैं इनमें से जब भी हमने कोई भी हमारे पास रिकरेंस रिलेशन हमें दिया जाएगा, हमने उन तीनों रिकरेंस रिलेशंस को चेक करना है। अगर इन तीनों केसेस को हमने चेक करना है, अगर इन तीनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई हो जाएगा तो इट मीन्स कि हम वो हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी है। अब लाजमी नहीं कि ये तीनों जो है ना वो मास्टर हैं तो हर दफा ये लाजमी सेटिस्फाई होंगे ही होंगे। बाज दफा हम हमारा इन तीनों में से कोई भी एक जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं होगा, तो देन उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर हमें जो रिकर्सिव ट्री का मेथड है हमें वो यूज करना पड़ेगा। एक और चीज है कि जो थर्ड केस है ना, थर्ड केस के अंदर अमूमन लोग जो है वो सिर्फ ये एक कंडीशन चेक करते हैं, ये दूसरी जो कंडीशन है इसको चेक ही नहीं करते। यहाँ पे सी की वैल्यू जो है वो फाइंड ही नहीं करते, और अगर सी की वैल्यू फाइंड ही नहीं करे, सी की वैल्यू जो है ना अगर वो 0 और 1 के बीच में नहीं आ रही, इवन अगर वो 1 भी आता है ना तो तब भी वो यहाँ पे ये कंडीशन मीट नहीं करेगी। अगर सी की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में नहीं आ रही, तो इट मीन्स के थर्ड केस भी जो है वो भी लागू नहीं हो रहा, और अगर थर्ड केस भी नहीं लग रहा तो इट मीन्स के इसका कोई भी केस जो है वो अप्लाई नहीं होगा। फिर हमें वो जो ट्रेडिशनल मेथड है उनके जरिए ही करना पड़ेगा इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट। अब इसके अंदर सबसे पहले एक एग्जाम्पल है, ये बाइनरी सर्च वाली ही एग्जाम्पल है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर मैं केस 1 लगाऊंगा। केस 1 के लिए इसके अंदर सबसे पहले मैं ए बी और एफ ऑफ एन की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेता हूँ। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 2 और एफ ऑफ एन की वैल्यू है बिग ओ ऑफ 1, या इसको एन रेज पावर 0 भी हम लिख सकते हैं 1 को। अब केस 1 में हमने क्या चेक करना था कि हमने चेक करना था कि जो एफ ऑफ एन है वो इक्वल है बिग ओ ऑफ एन रेज पावर लॉग ऑफ ए बेस बी माइनस एप्सिलॉन। अब अगर इसको हम कैलकुलेट करें ना, तो log ऑफ 1 बेस 2, ये वैसे तो वो 0 पॉइंट समथिंग कुछ इस तरह निकलता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम log ऑफ 1 बेस 2, log ऑफ 1 बेस 2 हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा। अब जब ये log ऑफ 1 ही हमारे पास 0 निकल के आ गया, इवन अगर ये हमारे पास पॉइंट्स के अंदर भी कुछ वैल्यू निकल के आ जाए ना, और वो पॉइंट्स के अंदर जो वैल्यू निकल के आई है उसमें से हम एप्सिलॉन की फिर कोई वैल्यू भी माइनस करें, इवन अगर हम वो 0.01 भी माइनस करेंगे ना, तो हमारे पास यहाँ पे n की जो पावर है वो नेगेटिव आ जाएगी। तो अगर वो पावर नेगेटिव आ रही है तो इट मीन्स कि ये हमारा केस जो है ये होल्ड नहीं कर रहा, और अगर हमारा ये केस होल्ड नहीं कर रहा यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास पावर नेगेटिव में है ही नहीं, पावर तो हमारी 0 है, तो यहाँ पे अगर वो नेगेटिव में चली गई है तो दोनों इक्वल नहीं है, ये तो हमारे पास जो है वो छोटा हो गया, और अगर ये छोटा हो गया तो ये बिग ओ है ही नहीं, क्योंकि बिग ओ में होता क्या है हमारे पास कि वो हमें बड़ी वैल्यू जो है वो ला के देता है। यानी अगर यहाँ पे हमारे पास एन रेज पावर 0 है तो इसे एटलीस्ट एन रेज पावर 0.5 या फिर इसको एन रेज पावर 0 एन रेज पावर 1 या कोई ऐसी वैल्यू इसको जो है वो ला के देनी चाहिए थी जो कि इससे बड़ी हो, तो इसने ऐसी वैल्यू ला के ही नहीं दी, तो ये वाला केस तो फॉल्स हो गया। अब इसका दूसरा केस देखते हैं। केस 2 में हमने क्या चेक करना था कि हमने चेक करना था कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन रेज पावर लॉग ऑफ ए बेस बी। अब इसमें ये हमारा जो है ना ये मीट हो जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ एन क्या है हमारे पास कांस्टेंट है या एन रेज पावर 0 है, और यहाँ पे हमारे पास थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है, वो भी हमारे पास 0 ही आ रही है, क्योंकि log ऑफ 1 जो है वो इतनी छोटी वैल्यू उसको 0 ही हम कंसिडर कर सकते हैं। log ऑफ 1 बेस 2 की जो वैल्यू है वो 0 ही हम कंसिडर कर सकते हैं, और ये केस जो है हमारा ये मीट हो जाएगा। और जैसे ये केस मीट होगा तो हम इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, ये हम इस तरह निकालेंगे केस 2 की, जिसके अंदर हम थीटा ऑफ log ऑफ ए बेस बी डॉट log ऑफ एन आ जाएगा हमारा साथ में। अब यहाँ पे log ऑफ ये जो n है हमारा, ये क्या हो जाएगा, इसकी n रेज पावर 0 हो जाएगा ये, और साथ में log ऑफ n आ जाएगा, तो ये टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारी निकल के आ जाएगी। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। अब ये एग्जांपल है हमारे पास मर्ज सॉर्ट की।
मर्ज सॉर्ट के अंदर जो है ना हम का ये रिकरेंस रिलेशन है। इसके अंदर हमारी a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 2 और उसके अलावा f ऑफ n हमारा क्या है, वो n है। अब इसमें हम सबसे पहले केस 1 चेक करेंगे। f ऑफ n हमारा क्या है, बिग O ऑफ n। और हमारे पास जो केस 1 की जो कंडीशन है उसमें हम क्या चेक करते हैं, बिग O ऑफ n रेज पावर लॉग ऑफ a बेस b माइनस एप्सिलॉन। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो a और b की वैल्यू 2 और 2 है, तो log ऑफ 2 बेस 2 हमारे पास क्या निकल के आएगा, 1। 1 माइनस एप्सिलम जो है ना वो, अब यहाँ पे n की पावर क्या है, 1 है। और अगर हम 1 में से कोई एप्सिलम की वैल्यू जो है वो माइनस करें, इवन हम 0.01 भी माइनस करें तो ये उससे छोटा हो जाएगा, ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास छोटी हो जाएगी। तो ये तो कंडीशन होल्ड नहीं कर रही, तो हम कंडीशन 1 हमारी होल्ड नहीं कर रही। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन 2 चेक करेंगे। अब कंडीशन 2 में हम क्या चेक करते हैं, थीटा ऑफ लॉग ऑफ ए बेस बी। अब यहाँ पे एप्सिलम माइनस नहीं हो रहा, और अगर यहाँ पे एप्सिलम माइनस नहीं हो रहा तो लॉग ऑफ 2 बेस 2 हमारे पास 1 आएगा। दोनों साइड पे सेम वैल्यू आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है, तो इट मीन्स कि ये ट्रू है हमारे पास। अब अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाएगी तो हम इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगी n रेज पावर लॉग ऑफ a बेस b डॉट लॉग ऑफ n। यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट करेंगे 2 और 2, ये हमारे पास आ जाएगा 1, और डॉट लॉग n हमारे पास आ जाएगा, तो यानी थीटा ऑफ n लॉग n आ जाएगा। इसके बाद ये एक और केस है हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू भी 2 है, और f ऑफ n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.5 है या 1/2 है। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट केस जो है वो चेक करेंगे, जिसके अंदर हम बिग O ऑफ n रेज़ पावर लॉग ऑफ a बेस b माइनस एप्सिलॉन। और इसमें जैसे ही हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास 2 लॉग ऑफ 2 बेस 2 हमारे पास क्या निकल के आएगा, 1 माइनस एप्सिलॉन। अब 1 में से अगर हम कोई वैल्यू जो है, इवन अगर हम 0.5 भी इसमें से माइनस करें ना, तो तब भी हमारा जो है ना ये केस जो है वो होल्ड कर जाता है। तो एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो हम 0 से कोई ग्रेटर हमने वैल्यू लेनी होती है, तो हम वो 0.01 या इवन 0.5 तक भी अगर हम लें तो तब भी ये केस जो है वो होल्ड कर जाएगा, फर्स्ट केस ही। तो अगर हमारा फर्स्ट केस होल्ड कर जाएगा तो हम इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, थीटा ऑफ लॉग ऑफ ए बेस बी एन रेज पावर लॉग ऑफ ए बेस बी। और इसमें हम जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये थीटा ऑफ एन रेज पावर 1 निकल के आ जाएगी। एक और एग्जांपल इसकी देखते हैं, जिसमें हमारा थर्ड केस जो है वो हमारा लगेगा। अब इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि ये हमारे पास कोई रिकरेंस रिलेशन है। इस रिकरेंस रिलेशन के अंदर एफ ऑफ एन की जगह पे क्या आ रहा है, एन स्केयर आ रहा है। ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, बी की वैल्यू हमारे पास 2 है, और एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग O ऑफ एन स्केयर आ रहा है। केस 1 हम लगाएंगे। केस 1 के अंदर हमारे पास ये केस जो है ना ये होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, बिग O ऑफ एन स्केयर आ रहा है, और इस तरफ जो वैल्यू आ रही है वो 1 माइनस एप्सिलॉन है, तो ये होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि इस साइड पे वैल्यू जो है वो छोटी होगी। फिर उसके बाद केस 2 आ रहा है। केस 2 में हमने चेक करना होता है कि दोनों तरफ पे एग्जैक्ट मैच होगा या नहीं, तो दोनों तरफ पे एग्जैक्ट मैच नहीं हुआ, दोनों तरफ पे जो वैल्यूज आई हैं वो डिफरेंट आई है। फिर हम जो है ना वो थर्ड केस चेक करेंगे। सॉरी, यहाँ पे थीटा लगता है केस 2 के अंदर। थर्ड केस हम चेक करेंगे। थर्ड केस के अंदर हमने साथ में प्लस एप्सिलॉन करना होता है। अब हम यहाँ पे सपोज कर ले हमारे पास क्या आएगा, आ गया 1 आ गया, log ऑफ 2 बेस 2 1 आ गया, साथ में हम एप्सिलॉन की अगर वैल्यू हम 1 रख लेते हैं, तो 1 रखने पे हमारी जो कंडीशन है वो होल्ड हो जाएगी, ये वाली। और अगर ये हमारी कंडीशन होल्ड होगी तो हम थर्ड केस की अब जो दूसरी कंडीशन है वो चेक करेंगे। अब दूसरी कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, a डॉट एफ ऑफ एन डिवाइडेड बाई बी लेस देन और इक्वल टू सी डॉट एफ ऑफ एन। एफ ऑफ एन हमारा क्या था, एन स्केयर। एन स्केयर के अंदर हमने क्या वैल्यू पुट करनी है, एन डिवाइडेड बाई बी। बी की वैल्यू क्या है, 2, तो एन डिवाइडेड बाई बी, और एन यहाँ पे हमने पुट करना है एन डिवाइडेड बाई बी एन स्केयर के अंदर। तो एन स्केयर डिवाइडेड बाई बी का स्केयर जो कि 4 बन जाएगा, तो ये एन स्केयर आपस में कट जाएंगे। जब ये एन स्केयर और एन स्केयर आपस में कट के ये 2 जो है वो डिवाइड करेगा 4 को, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा हमारे पास। और सी की वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या आ गई है यहाँ पे, वो लेस देन और इक्वल टू 0.5 आ गई है। तो जो कि हमारी 0 और 1 के जो है ना वो दरमियान में आ रही है हमारी ये वाली वैल्यू।
अगर ये वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में आ रही है तो इट मीन्स कि इसकी दोनों कंडीशन जो है वो होल्ड कर रही हैं, और अगर दोनों कंडीशन होल्ड कर रही हैं तो हमारी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है ये उतनी ही होगी जितना हमारा ये एफ ऑफ एन होगा, तो हमारी ये टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो यूं हम जो है ना अपने रिकर्सिव एल्गोरिदम की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो कैलकुलेट करते हैं। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो रिकर्सिव एल्गोरिदम की जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है उसको डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि नेक्स्ट लेक्चर की अपडेट आपको मिल जाए। शुक्रिया।